दोस्तों, क्या हो अगर आप एक दिन सोकर उठें और आपको पता चले कि आप अपनी ही दुनिया में नहीं बल्कि एक रोमांटिक नॉवेल के अंदर हैं और हीरोइन नहीं बल्कि वो चालाक विलेन है जिसका अंत बहुत बुरा होने वाला है। आज की कहानी इसी बारे में है। हमारी मुख्य किरदार सोंग युन फेई जब होश में आती है तो उसे एहसास होता है कि वो एक किताब के अंदर ट्रांस माइग्रेट कर चुकी है और जिस लड़के के घर में वो है वो कोई आम लड़का नहीं बल्कि उस नॉवेल का हीरो चू जिंगहान है। सोंग युनफे को याद आता है कि नॉवेल की कहानी के मुताबिक असली सोंग युनफे ने 6 महीने पहले हीरो चू जिंगहान का कार एक्सीडेंट किया था। उस एक्सीडेंट में जिंगहान की याददाश्त चली गई थी। पुलिस और जेल से बचने के लिए और हीरो की स्मार्टनेस का फायदा उठाने के लिए सोंग युनफे ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला। उसने जिंगहान को यकीन दिला दिया कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। उसने जिंगहान को ये भी बताया कि वो यानी जिंगहान बहुत गरीब है और उसकी पढ़ाई का खर्चा भी युनफे ही उठाती है। बेचारा अमीर सीईओ अपनी याददाश्त खोने के कारण इस झूठ को सच मान बैठा है। अब वर्तमान में यानी प्रेजेंट डे में ये दोनों एक छोटे से शहर में गरीबी में रह रहे हैं। चू जिंगहान जो कभी एक बड़ा सीईओ था अब दिन में मजदूरी करता है और रात को फूड डिलीवरी का काम करता है ताकि सोंग युनफे का खर्चा उठा सके। वो घर का सारा काम भी करता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रात के समय एक अजीब स्थिति बन जाती है। ओरिजिनल स्टोरी के मुताबिक विलन सोंग युनफे चाहती थी कि वो प्रेग्नेंट हो जाए ताकि हीरो उसे छोड़ न सके, लेकिन हमारी नई सोंग युनफे जानती है कि अगर ऐसा हुआ तो भविष्य में जब जिंगहान की याददाश्त वापस आएगी तो वो उसे माफ नहीं करेगा। जब जिंगहान सोने के लिए बिस्तर पर आता है तो युनफे बुरी तरह घबरा जाती है। उसे लगता है कि जिंगहान रोमांस करना चाहता है। वो डर के मारे अजीब बहाने बनाती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, बच्चे का खर्चा कैसे उठाएंगे। अंत में ये सिर्फ एक गलतफहमी निकलती है। जिंगहान सिर्फ सोने आया था। युनफे राहत की सांस लेती है कि वो कहानी के प्लॉट को बदलने में कामयाब रही। रात को युनफे एक भयानक सपना देखती है। सपने में जिंगहान की याददाश्त वापस आ चुकी है और उसे पता चल गया है कि युनफे ने उसे धोखा दिया है। वो उसे कभी माफ नहीं करता और उसे जेल में डालने की बात करता है। हड़बड़ाकर उठने के बाद युनफे फैसला करती है कि उसे इस बैड एंडिंग से बचना होगा। उसे याद आता है कि जिंगहान की याददाश्त वापस आने में अभी 1 साल का समय बाकी है। उसका नया प्लान है पैसे कमाना और याददाश्त वापस आने से पहले भाग जाना। दूसरी तरफ हम चू जिंगहान की लाइफ देखते हैं। ऑफिस में उसकी फीमेल कलीग्स उसे बहुत पसंद करती हैं। वे आपस में बात करती हैं कि जिंगहान कितना हैंडसम और मेहनती है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड यानी युनफे बहुत बुरी है। कलीग्स का मानना है कि युनफे दिन भर बस जिंगहान के पैसों पर ऐश करती है, नए फोन खरीदती है और खुद कोई काम नहीं करती। जिंगहान एक स्ट्रेट मैन की तरह इन बातों पर ध्यान नहीं देता और सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के प्रति वफादार रहता है। वो पार्टी में जाने से भी मना कर देता है क्योंकि उसे डिलीवरी बॉय का काम करना है। घर वापस आकर युनफे पैसों का हिसाब लगाती है। जिंगहान की मेहनत की कमाई के बावजूद पुरानी युनफे के खर्चीले स्वभाव की वजह से उनके पास महीने के लिए सिर्फ 300 युआन बचे हैं। बिजली पानी का बिल भरने के भी लाले पड़े हैं। तभी उसकी नज़र एक जॉब एडवर्टाइजमेंट पर पड़ती है, रियल एस्टेट सेल्स। इसमें बेसिक सैलरी और कमीशन दोनों अच्छा है। चूंकि युनफे ने पहले इंटीरियर डिजाइनिंग की पढ़ाई की थी, उसे लगता है कि ये जॉब उसके लिए बेस्ट है। अब उसने ठान लिया है कि वो खुद काम करेगी, पैसे जोड़ेगी और अपनी जान बचाकर इस कहानी से निकल जाएगी। युनफे ने रियल एस्टेट सेल्स के लिए अप्लाई किया था और कमाल थी बात देखिए, बिना किसी इंटरव्यू के सिर्फ रेज्यूमे भेजते ही उसे नौकरी मिल गई। युनफे खुद हैरान है कि सेल्स की जॉब मिलना इतना आसान है क्या। शाम को जब वो घर लौटती है तो जिंगहान पहले से वहां मौजूद है। घर का माहौल बड़ा ही पति पत्नी वाला हो गया है। जिंगहान ने खाना बनाया है और युनफे आते ही उसे फल खिलाती है। जिंगहान को ये सब बड़ा अजीब लग रहा है। उसे शक हो रहा है कि ये वही लड़की है जो पहले कोई काम नहीं करती थी, आज नौकरी की बात कर रही है। तभी खाते खाते युनफे के साथ कुछ अजीब होता है। उसे अचानक अपनी आंखों के सामने शेयर मार्केट के ग्राफ दिखने लगते हैं। उसे भविष्य दिखाई देने लगता है कि कौन सा शेयर ऊपर जाएगा और कौन सा नीचे। युनफे हैरान है कि उसे ये सब कैसे पता चल रहा है। क्या ये इस नई दुनिया में उसकी कोई सुपर पावर है? खैर, वो इस बात को दबा देती है और जिंगहान को बताती है कि कल से वो रियल एस्टेट कंपनी में काम शुरू कर रही है। अगली सुबह जिंगहान उसे अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर ऑफिस छोड़ने जाता है, लेकिन जिंगहान के मन में अभी भी शक है। वो ताना मारता है कि तुम्हारा ये काम करने का जोश सिर्फ 2-3 दिन का है, तुम टिकोगी नहीं। युनफे भी हार नहीं मानती। वो कहती है कि वो घर पर गर्मी में बोर हो रही थी, कम से कम ऑफिस में एसी तो मिलेगा। जब युनफे ऑफिस पहुंचती है तो वहां का नजारा किसी पिरामिड स्कीम या कल्ट जैसा है।
मैनेजर पागलों की तरह चिल्ला रहा है, खून बहा दो, पागल हो जाओ, ना खाना है ना सोना है, बस पैसा कमाना है। यूनफेई सोचती है, भाई मैं सेल्स करने आई हूँ या किसी स्कैम में फंस गई हूँ। मैनेजर की अजीब हरकतों को देखकर यूनफेई को हंसी भी आती है और डर भी लगता है। दूसरी तरफ जिंघान के ऑफिस में फिर से गॉसिप शुरू हो गई है। उसकी फीमेल कलीग्स उसे कहती हैं, अरे 2 दिन हो गए तुम्हारी गर्लफ्रेंड का कोई फोन नहीं आया, क्या तुम्हारा ब्रेकअप हो गया? जिंघान ऊपर से तो सख्त बनता है और कहता है कि उसे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। वो अपने बॉस से और ज्यादा काम मांगता है ताकि उसका ध्यान बटा रहे। लेकिन अंदर ही अंदर वो भी सोच रहा है कि आखिर यूनफेई इतनी बदल कैसे गई। पहले जो लड़की दिन में 800 बार कॉल करती थी, अब वो एकदम शांत कैसे हो गई। शाम को यूनफेई उसे मैसेज करती है, ऑफिस के बाद सुपरमार्केट में मिलो, वहां लॉटरी निकल रही है। सुपरमार्केट में एक ऑफर चल रहा है, अगर आप 100 युआन का सामान लेते हैं तो लॉटरी का टिकट मिलेगा। यूनफे जो अब बाई का हिसाब रख रही है, कैलकुलेटर लेकर खड़ी है कि कौन सा चावल सस्ता है। लेकिन हमारा हीरो चू जिंघान भले ही याददाश्त खो चुका है, लेकिन उसका सीईओ वाला दिमाग अभी भी तेज है। वो 1 सेकंड में बिना कैलकुलेटर के बता देता है कि कौन सा कॉम्बो सस्ता पड़ेगा। यूनफे उसे देखती रह जाती है, मानो वो कोई रोबोट हो। बिल 103 युआन का बनता है, यानी उन्हें 2 बार लॉटरी घुमाने का मौका मिलता है। पहला इनाम बियर की एक पेटी। यूनफे ठीक ठाक खुश होती है, लेकिन जब जिंघान अपना टिकट स्क्रैच करता है या व्हील घुमाता है तो चमत्कार हो जाता है। सेकंड प्राइज एक ब्रांड न्यू रेफ्रिजरेटर। यूनफे खुशी से पागल हो जाती है। उनकी गरीबी में ये फ्रिज किसी जैकपॉट से कम नहीं है। जिंघान की किस्मत वाकई बहुत तेज है। हमारी नकली गरीब जोड़ी ने लॉटरी में एक बड़ा रेफ्रिजरेटर जीता। खुशी तो बहुत है, लेकिन मुसीबत यह है कि वो आए थे एक छोटी सी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर, अब ये हाथी जैसा फ्रिज घर कैसे जाएगा। जिंघान सुझाव देता है कि वो बस से चला जाएगा, लेकिन यूनफे का दिमाग कुछ ज्यादा ही तेज चलता है। वो एक खतरनाक जुगाड़ लगाती है। वो खुद स्कूटर चलाती है और पीछे जिंघान को फ्रिज पकड़कर बैठा देती है। नजारा ऐसा है कि देखने वाले भी हैरान रह जाएं। जैसा कि उम्मीद थी, भारी बोझ की वजह से रास्ते में ही स्कूटर की बैटरी खत्म हो जाती है। अब दोनों को पैदल स्कूटर और फ्रिज को धकेलना पड़ता है। राह चलते लोग उन्हें घूर रहे हैं, कुछ लोग मजाक भी बना रहे हैं। यहाँ पर एक इमोशनल पल आता है। जिंघान, जिसकी याददाश्त जा चुकी है, बहुत शर्मिंदा महसूस करता है। वो यूनफे से माफी मांगता है, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे दुश्मन हैं और मेरी वजह से तुम्हें ये सब सहना पड़ रहा है। यूनफे मन ही मन सोचती है, अरे भाई, तुम यंजिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट हो, गरीब तुम नहीं, मैं हूँ जो तुम्हें बेवकूफ बना रही हूँ। लेकिन ऊपर से वो उसे दिलासा देती है कि तुम्हारे अच्छे दिन जरूर आएंगे, तुम बहुत टैलेंटेड हो। कहानी में यहाँ एक नया ट्विस्ट आता है। दूर खड़ी एक कार में 2 लोग इन दोनों को देख रहे हैं। एक आदमी जो शायद जिंघान का दुश्मन है और एक लड़की जिसका नाम नान नान है। नान नान कोई और नहीं बल्कि जिंघान की असली मंगेतर यानी फियोंसे है। वो गुस्से में है, उसे जलन हो रही है कि जिंघान ने उससे शादी करने से मना कर दिया था, लेकिन अब इस धोखेबाज यूनफे के साथ गरीबी में भी खुश है। नान नान फैसला करती है कि वो अभी बीच में नहीं आएगी, बल्कि जिंघान को बर्बाद होते हुए देखेगी। खैर, किसी तरह वे घर पहुंचते हैं। फ्रिज पाकर यूनफे बहुत खुश है, लेकिन जिंघान का दिमाग अब खतरे की घंटी बजा रहा है। उसे यूनफे की बातों में झोल नजर आने लगा है। वो अचानक एक सवाल पूछता है जिसने यूनफे के होश उड़ा दिए। जिंघान कहता है, मेरी आईडी के हिसाब से मैं 28 साल का हूँ और तुम 23 की। जब मैं कॉलेज में था तब तुम मिडिल स्कूल में रही होगी, तो तुमने मेरी पढ़ाई का खर्चा कैसे उठाया? यूनफे का पसीना छूट जाता है, उसका झूठ पकड़ा जाने वाला है। वो हकलाकर बहाना बनाती है, अरे वो मैंने स्कूल छोड़ दिया था, किसी और की आईडी यूज की थी, मुझे याद नहीं आ रहा। जिंघान उसे छोड़ देता है, लेकिन उसकी आंखों में शक साफ दिखाई दे रहा है। बात बदलने के लिए यूनफे सेलिब्रेशन का बहाना बनाती है और खूब शराब पी लेती है। नशे में वो बाथरूम में जाकर गाने लगती है और अजीब हरकतें करती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो उसे कुछ याद नहीं होता। जिंघान उसे हैंगओवर सूप देता है। यूनफे डरते हुए पूछती है, क्या कल रात हमारे बीच कुछ हुआ था? वो मन ही मन डर रही है कि कहीं नशे में उसने सच तो नहीं बोल दिया या फिर वे इंटीमेट तो नहीं हो गए। जिंघान, जो अब थोड़ा स्मार्ट खेल रहा है, उसे छेड़ते हुए कहता है, हम कपल है, अगर कुछ हुआ भी तो क्या बड़ी बात है, या फिर तुम दोबारा एक्सपीरियंस करना चाहती हो? जिंघान ने यूनफे को टेस्ट करने के लिए उसे किस किया था, छेड़ा था। अब वो सीधे पूछ रहा है, तुम्हारा बर्ताव इतना बदल क्यों गया है? क्या तुम मुझे धोखा दे रही हो? चीटिंग? यूनफे डर जाती है। वो सच बताने की कोशिश करती है, असली सॉन्ग यूनफे अब नहीं रही, मैं कोई और हूँ। लेकिन जिंघान इसे मजाक समझता है और कहता है, अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल भेजना चाहिए। हार कर यूनफे एक बड़ा झूठ और कसम खाती है। वो कहती है, अगर मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ
तो भगवान करे मैं पूरी जिंदगी मां ना बन सकूं, इनफर्टाइल। ये कसम सुनकर जिंगहान शांत हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई भी लड़की अपने भविष्य के बच्चों की झूठी कसम नहीं खाएगी। अगले दिन ऑफिस में फिर वही पागलपन। मैनेजर चिल्ला रहा है 10 मिलियन का टारगेट, 10 मिलियन। यूनफेई सोचती है यार ये कितना शर्मनाक है। तभी उसे ऑफिस की एक डार्क गॉसिप पता चलती है। उसकी कलीग शाओ श्वांग ने पिछले महीने एक अमीर क्लाइंट को फंसाने के लिए उसके साथ 1 महीना बिताया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो लड़का नकली अमीर था। बेचारी शाओ श्वांग का सब कुछ लुट गया। यूनफेई को डर लगता है कि सेल्स की दुनिया कितनी खतरनाक है। मैनेजर उसे ढेर सारे पैम्फलेट थमा देता है बांटने के लिए। धूप में पसीना बहाते हुए यूनफेई सोचती है पैसा कमाना कितना मुश्किल है। सड़क पर पैम्फलेट बांटते हुए यूनफेई को एक गंभीर क्लाइंट मिलता है जो स्कूल के पास घर खरीदना चाहता है। यूनफेई उसे अपनी कंपनी के नए प्रोजेक्ट के बारे में बताती है और उसका नंबर ले लेती है। ये उसकी पहली छोटी जीत है, लेकिन तभी एक फ्लैशी मैन आता है। वो लग्जरी कार में है और यूनफेई को छेड़ने की कोशिश करता है। यूनफेई अपनी अमीर पहचानने वाली नजर से तुरंत भांप लेती है कि इसकी कार रेंट की है। वो उसे सबक सिखाने के लिए कहती है सर हमारे पास 20 मिलियन का पेंट हाउस है, अभी पेमेंट कर दीजिए। ये सुनते ही वो नकली अमीर भाग खड़ा होता है। शाम को जिंगहान उसे लेने आता है। यूनफेई उसे देखकर खुश हो जाती है। घर जाकर यूनफेई देखती है कि जिंगहान बिजनेस और सक्सेस की किताबें पढ़ रहा है। यूनफेई उसे मोटिवेट करती है, तुम दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान बनोगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जिंगहान हैरान है क्योंकि पुरानी यूनफेई ने कभी उसकी इतनी तारीफ नहीं की थी। ये नया रूप उसे पसंद भी आ रहा है और अजीब भी लग रहा है। तभी यूनफेई के पास एक कॉल आता है। एक क्लाइंट मिस्टर झाओ ने उसे साइट विजिट के लिए बुलाया है। यूनफेई जिंगहान से उसकी स्कूटर मांगती है, लेकिन जिंगहान कहता है मैं भी चलूंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अगले दिन रास्ते में वही क्रीपी गाय अपनी कार से उनका पीछा करता है। वो यूनफेई को कहता है अरे ब्यूटी, इस खटारा स्कूटर पर क्यों बैठी हो, मेरी कार में आ जाओ। जिंगहान को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो शांत रहता है। वो यूनफेई को समझाता है ये आदमी अमीर नहीं है, जो सच में अमीर होते हैं वो ऐसी बोरिंग हरकतें नहीं करते, इसकी कार रेंट की है। यूनफेई जिंगहान की समझदारी देखकर इम्प्रेस हो जाती है। उसे याद आता है कि भले ही इसकी याददाश्त चली गई हो, लेकिन इसका क्लास और अनुभव अभी भी एक सीईओ वाला ही है। अब यूनफेई सोचती है कि यही सही मौका है इस नाटक को खत्म करने का। वो जिंगहान से कहती है अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो चलो ब्रेकअप कर लेते हैं, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। यूनफेई को लगा कि जिंगहान मान जाएगा और वो आजाद हो जाएगी, लेकिन जिंगहान, जो अब यूनफेई के लिए एक जिम्मेदारी महसूस करता है, साफ मना कर देता है। वो कहता है मैं तुम्हें भूखा मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। जब तक तुम्हारे पास एक स्टेबल जॉब और कोई अच्छा साथी नहीं मिल जाता, मैं कहीं नहीं जा रहा। यूनफेई का प्लान उल्टा पड़ गया, उसे जिंगहान के साथ ही रहना पड़ेगा। खैर झगड़ा सुलझ जाता है। अगले दिन यूनफेई के बड़े क्लाइंट मिस्टर झाओ और उनकी पत्नी साइट विजिट के लिए आते हैं। यूनफेई ने जिंगहान से झूठ बोला था कि वो कंपनी की कार लाएगी, लेकिन असल में वो अपनी खटारा इलेक्ट्रिक स्कूटर ही लेकर आई है। जब अमीर क्लाइंट पूछते हैं कि कार कहाँ है, तो यूनफेई बहाना बनाती है शहर में बहुत ट्रैफिक है, स्कूटर से हम जल्दी पहुंच जाएंगे और प्रदूषण भी नहीं होगा। मिस्टर झाओ, जो बहुत जमीन से जुड़े इंसान हैं, यूनफेई की इस सादगी से इम्प्रेस हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि यूनफेई बहुत मेहनती लड़की है, डील पक्की होने के चांस बढ़ गए हैं। दूसरी तरफ यूनफेई की कलीग शाओ श्वांग को वही क्रीपी आदमी वून वेई परेशान कर रहा है। वो जबरदस्ती उसे अपनी कार में बिठाने की कोशिश करता है। तभी हमारा हीरो चू जिंगहान वहां पहुंचता है। वून वेई धमकी देता है तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है? जिंगहान बिना डरे पूछता है कौन है? वून वेई कहता है वो छोटी सी सुपरमार्केट का मालिक है। जिंगहान हंस पड़ता है, अच्छा वो छोटी सी दुकान। बात बढ़ जाती है और जिंगहान उस गुंडे की धुलाई कर देता है। पुलिस आती है और सबको पुलिस स्टेशन ले जाती है। यूनफेई को पुलिस का कॉल आता है। वो भागते हुए थाने पहुंचती है और जिंगहान को छुड़ाती है। शाओ श्वांग जिंगहान की बहुत तारीफ करती है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, ये बहुत नेक इंसान है। यूनफेई जिंगहान से पूछती है तुमने उसे इतना मारा फिर भी उसने केस नहीं किया, ऐसा क्यों? जिंगहान सोचता है शायद उसे मेरी असली पहचान का शक हो गया हो और वो डर गया हो, और जिंगहान का शक सही निकला। थाने से निकलने के बाद वून वेई अपने दोस्तों को कॉल करता है। उसका एक दोस्त बताता है भाई यंगजिंग ग्रुप का सीईओ जिसका नाम चू जिंगहान है, वो कुछ महीनों से गायब है, कहीं ये वही तो नहीं? वून वेई के होश उड़ जाते हैं। वो सोचता है क्या मैंने सच में एक अरबपति सीईओ से पंगा ले लिया जो यहाँ भेस बदल कर रह रहा है? वो प्लान बनाता है कि वो जिंगहान की फोटो खींचकर कंफर्म करेगा। अगर ये वही निकला
तो वून वेई की शामत आ गई। गुंडे वून वेई को शक हो गया था कि जिंगहान ही यांगजिंग ग्रुप का असली प्रेसिडेंट है। अब वो यूनफेई से कंफर्म करने आता है। यूनफेई का दिमाग बिजली की तरह दौड़ता है। वो सोचती है, अगर मैंने सच बोल दिया तो मुसीबत, और झूठ बोला तो ये पीछा नहीं छोड़ेगा। तो वो एक नया पैंतरा खेलती है। वो वून वेई को चुप कराने के लिए कहती है, हाँ वो असली प्रेसिडेंट है, लेकिन वो यहाँ अपनी पहचान छुपाकर सादा जीवन जीने आए हैं। अगर तुमने उनका राज खोला तो सोच लो तुम्हारा क्या हाल होगा। वून वेई बुरी तरह डर जाता है। वो यूनफेई को सिस्टर सॉन्ग बुलाने लगता है और कहता है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बस मेरा ख्याल रखना। यूनफेई मौके का फायदा उठाकर उससे 500 युआन का हर्जाना भी वसूल लेती है। 500 युआन कमाकर यूनफेई घर पहुंचती है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे तेज बुखार हो जाता है। जिंगहान उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहता है, लेकिन कंजूस यूनफेई मना कर देती है। हॉस्पिटल गए तो मेरे 500 युआन खर्च हो जाएंगे। जिंगहान उसे घर पर ही दवाई देता है और उसका ख्याल रखता है। यूनफेई के लिए ये नया एहसास है। आज तक वो हमेशा अकेली रही थी, लेकिन जिंगहान की ये केयर उसे इमोशनल कर देती है। उसे लगने लगता है कि ये नकली रिश्ता अब असली होता जा रहा है। तबीयत ठीक होने पर जिंगहान एक गंभीर बात करता है। उसे लगता है कि सेल्स की जॉब में वो अच्छा कर रहा है, लेकिन अब वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है। यूनफेई के कान खड़े हो जाते हैं। उसे पता है कि जिंगहान स्टॉक मार्केट का जादूगर है। अगर उसने दोबारा ट्रेडिंग शुरू की तो उसकी याददाश्त वापस आ सकती है। यूनफेई तुरंत मना कर देती है, हमारे पास पैसे नहीं है, स्टॉक मार्केट जुआ है, इसमें मत पढ़ो। बेचारा जिंगहान अपनी गर्लफ्रेंड की बात मानकर अपना मन मार लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है जिंगहान के ऑफिस में। बॉस परेशान है क्योंकि उन्हें एक बड़े जर्मन क्लाइंट से डील करनी है, लेकिन ऑफिस में किसी को जर्मन भाषा नहीं आती। बॉस पूछता है, क्या यहाँ कोई जर्मन जानता है? सारे एम्प्लॉय मजाक उड़ाते हैं। तभी बॉस की नज़र जिंगहान के रिज्यूमे पर पड़ती है, जहाँ लिखा था कि उसे कई भाषाएं आती हैं। बॉस पूछता है, जिंगहान क्या तुम्हें जर्मन आती है? जिंगहान हिचकिचाता है। उसे खुद याद नहीं कि उसे आती है या नहीं, लेकिन जब वो बोलने की कोशिश करता है तो उसके मुंह से फर्राटेदार जर्मन निकलती है। बॉस और कलीग्स हैरान रह जाते हैं। बॉस खुश होकर उसकी सैलरी बढ़ा देता है और उसे जर्मन क्लाइंट का प्रोजेक्ट दे देता है। दूसरी तरफ घर पर अकेली यूनफेई को पुरानी ओरिजिनल सॉन्ग यूनफेई की एक डायरी मिलती है। उसमें लिखा है, औरतों को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए। यूनफेई सोचती है कि ये सब तो मोटिवेशनल बातें हैं, लेकिन असलियत में वो एक विलन की बॉडी में फंसी है। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या वो जिंगहान को सच बता दे या ये नाटक जारी रखे, क्योंकि अब जिंगहान धीरे धीरे अपनी पुरानी काबिलियत वापस पा रहा है। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ती है। रात के समय यूनफेई अपने फोन पर शॉर्ट ड्रामा देख रही है। गलती से एक वीडियो प्ले हो जाता है जिसमें एक औरत कह रही है, गरीब आदमी से दूर रहो, उसका प्यार सस्ता होता है, वो तुम्हें बर्बाद कर देगा, किस्मत देखिए। जिंगहान ये सब सुन लेता है। उसे लगता है कि यूनफेई ये वीडियो जानबूझकर देख रही है क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती। वो दुखी होकर कहता है, मैं जानता हूँ मैं गरीब और बेकार हूँ, तुम मुझे छोड़ सकती हो। यूनफेई बेचारी सफाई देती रह जाती है कि ये वीडियो अपने आप प्ले हुआ था, लेकिन जिंगहान का मूड खराब हो जाता है। वो स्टडी रूम में जमीन पर सोने चला जाता है। यूनफेई को अपनी गलती का एहसास होता है। वो जिंगहान को मनाने जाती है, तुम मेरे लिए सबसे बेस्ट हो, प्लीज गुस्सा छोड़ दो। काफी मनाने के बाद जिंगहान मान जाता है, लेकिन वो एक शर्त रखता है, जब तक तुम्हें कोई बेहतर नहीं मिलता मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगा। तभी जिंगहान यूनफेई के फोन में चल रहे ड्रामा की एक्ट्रेस को देखता है और कहता है, ये एक्ट्रेस बहुत जानी पहचानी लग रही है। यूनफेई के पसीने छूट जाते हैं क्योंकि वो एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि जिंगहान की असली मंगेतर की बेस्ट फ्रेंड है। यूनफेई तुरंत बात बदल देती है और सोने का बहाना बनाती है ताकि जिंगहान को कुछ और याद ना आए। अगले दिन यूनफेई घर पर अकेली है और अचानक किचन की पानी की पाइप फट जाती है। पूरे घर में बाढ़ आ जाती है। यूनफेई घबराकर जिंगहान को कॉल करती है। उस वक्त जिंगहान ऑफिस में अपने बॉस के साथ एक जरूरी मीटिंग में था, लेकिन यूनफेई की मुसीबत सुनते ही वो मीटिंग छोड़कर तेज बारिश में भीगता हुआ घर की तरफ दौड़ पड़ता है। बॉस पीछे से चिल्लाते रह जाते हैं, लेकिन जिंगहान के लिए यूनफेई से बढ़कर कुछ नहीं है। जिंगहान घर पहुंचकर वाल्व ठीक करता है। वो पूरी तरह भीगा हुआ है। यूनफेई नोटिस करती है कि जिंगहान के हाथ में चोट लगी है। पूछने पर पता चलता है कि बारिश में जल्दबाजी में आते हुए वो गिर गया था। यूनफेई को बहुत गिल्ट महसूस होता है। वो सोचती है, अगर मैंने कॉल नहीं किया होता तो इसे चोट नहीं लगती। वो प्यार से जिंगहान की चोट पर दवाई लगाती है। दवाई लगाते हुए यूनफेई जिंगहान की आंखों में देखती है और पूछती है, तुम कभी हंसते क्यों नहीं? क्या तुम बहुत दुखी हो? जिंगहान एक गहरा जवाब देता है, ऐसी यानी गरीबी भरी जिंदगी में हंसने जैसा क्या है? ये सुनकर यूनफेई का दिल पिघल जाता है। वो उसे दिलासा देती है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा,
तुम्हारे पास मैं हूं ना। जिंगहान ने युनफे के लिए कुछ भी करने की कसम खाई थी। आज घर पर एक नया टीवी और फर्नीचर डिलीवर होता है। युनफे हैरान रह जाती है, ये सब कहाँ से आया? हमारे पास तो पैसे नहीं है। जिंगहान बताता है कि उसने बॉस से अपनी अगले महीने की सैलरी एडवांस ले ली है, पूरे 3000 युआन, और ये सब नॉन रिफंडेबल है। युनफे अपना सिर पीट लेती है, अरे भाई 3000 में तो घर का राशन आ जाता, अब हम खाएंगे क्या? लेकिन फिर उसे जिंगहान पर तरस भी आता है और वो बजट बनाकर जुगाड़ लगाती है। वो जिंगहान के लिए नए कपड़े खरीदने का भी फैसला करती है, क्योंकि अब वो सेल्स में है। कुछ दिनों बाद जिंगहान को एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन में जाना है। युनफे भी जिद करके उसके साथ जाती है, ये सोचकर कि चलो इसी बहाने छुट्टी मिल जाएगी। वहाँ जिंगहान के कलीग्स उन्हें छेड़ते हैं, अरे तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? युनफे मन ही मन सोचती है, शादी? अगर शादी हो गई तो मेरी तो शामत आ जाएगी जब इसकी याददाश्त वापस आएगी। जिंगहान बात को संभाल लेता है, पहले घर खरीदेंगे फिर शादी करेंगे। एग्जीबिशन में युनफे देखती है कि उनकी कंपनी का स्टॉल बहुत बेकार लग रहा है, कपड़े अजीब ढंग से रखे हुए हैं। युनफे, जिसने इंटीरियर डिजाइन पढ़ा है, तुरंत स्टॉल का हुलिया बदल देती है। वो कपड़ों को ऐसे स्टाइल करती है कि वो महंगे ब्रांड के लगने लगते हैं। वहां मौजूद लोग उसकी तारीफ करते हैं और उसके साथ काम करने की इच्छा जताते हैं। युनफे का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है। तभी जिंगहान का बॉस मिस्टर ही घबराया हुआ आता है। एक कॉम्पिटिटर उनके जर्मन क्लाइंट को चुराने की कोशिश कर रहा है। जिंगहान वहां पहुंचता है और फर्राटेदार जर्मन में बात करके क्लाइंट को इम्प्रेस कर देता है। लेकिन तभी वहां मिस्टर ली आते हैं, जो इंडस्ट्री के एक बड़े आदमी है। वो जिंगहान को देखते ही पहचान लेते हैं, अरे ये तो प्रेसिडेंट चू है। मिस्टर ली हैरान होकर पूछते हैं, प्रेसिडेंट चू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? युनफे का दिल हलक में आ जाता है। अगर जिंगहान को पता चल गया कि वो सीईओ है तो खेल खत्म। युनफे तुरंत बात को संभाल लेती है। वो हंसते हुए जिंगहान के गले लग जाती है और कहती है, हनी, तुम प्रेसिडेंट चू कब बन गए? मुझे तो बताया ही नहीं। मिस्टर ली बहुत चतुर आदमी है, वो युनफे का इशारा समझ जाते हैं। वो सोचते हैं शायद जिंगहान भेस बदलकर कोई सीक्रेट मिशन पर है या अंडरकवर बॉस खेल रहे हैं। मिस्टर ली तुरंत अपनी बात पलट देते हैं और कहते हैं, ओह माफ करना, मुझे गलतफहमी हो गई थी, आप तो हूबहू उन्हीं के जैसे दिखते हैं। जिंगहान राहत की सांस लेता है। उसे लगता है कि सच में कोई गलतफहमी हुई होगी, लेकिन मिस्टर ली की आंखों में एक चमक है। वो जान गए हैं कि ये असली शेर है जो भेड़ की खाल में छुपा है। जिंगहान अब युनफे से और भी ज्यादा प्यार करने लगा है। घर आते ही वो युनफे को एक प्यारा सा पपी गिफ्ट करता है। वो कहता है, जब मैं घर पर नहीं रहूंगा तो ये तुम्हारा साथ देगा। युनफे पपी को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन उसे दुख भी है कि जब ये सपना टूटेगा तो इस पपी का क्या होगा। जिंगहान बताता है कि उसकी सैलरी बढ़ गई है और उसे 15% डिविडेंड भी मिलेगा। ये सुनकर युनफे की आंखें चमक उठती हैं। जिंगहान जोश में आकर कहता है, चलो अब हम अपना घर खरीदते हैं। युनफे घबरा जाती है। वो सोचती है, अरे कुछ ही दिनों में इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी और ये अपने महल में चला जाएगा। यहाँ घर खरीदकर पैसे क्यों बर्बाद करना? वो बहाना बनाती है, लोन बहुत महंगा पड़ेगा, हम किराए पर ही ठीक हैं। लेकिन जिंगहान जिद पर अड़ा है। वो इमोशनल होकर कहता है, तुमने कहा था कि घर होने से शादी की गारंटी मिलती है, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? युनफे बुरी तरह फंस गई है। वो टालने के लिए हाँ कर देती है, लेकिन अंदर से डर रही है कि ये जेल जाने से पहले की बर्बादी है। रात को माहौल थोड़ा रोमांटिक हो जाता है। जिंगहान युनफे के करीब आता है और पूछता है, तुम हमेशा कहती हो कि हम बचपन से साथ हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती। क्या तुम मुझसे दूर भाग रही हो? युनफे डर जाती है। उसे लगता है कि अगर वो जिंगहान के ज्यादा करीब गई तो उसे सच में प्यार हो जाएगा, और जब जिंगहान की याददाश्त वापस आएगी तो उसका दिल बुरी तरह टूटेगा। वो बात बदल देती है और सोने का नाटक करती है। जिंगहान को लगता है कि शायद युनफे उसे गरीब समझकर रिजेक्ट कर रही है। तभी युनफे को एक पुराने साथी का कॉल आता है, डॉक्टर बो यू। ये वही डॉक्टर है जिसने एक्सीडेंट के बाद जिंगहान की याददाश्त जाने की बात छुपाई थी। बो यू चेतावनी देता है, चू फैमिली ने मेरी जांच शुरू कर दी है, जिंगहान का राज खुलने वाला है। युनफे, अभी भी वक्त है, सच बता दो और माफी मांग लो। युनफे कहती है, अब बहुत देर हो चुकी है, अगर मैंने सच बताया तो वो मुझे कच्चा चबा जाएंगे। जब तक हो सके राज ही रहने दो, और अगर पकड़े गए तो सारा इल्जाम मुझ पर डाल देना। घर में एक बड़ा सा चूहा निकल आता है। युनफे डर के मारे जिंगहान की गोद में चढ़ जाती है। जिंगहान ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है,
वो चूहा मरा हुआ है। उसने युनफेई को खुद से अलग करने की कोशिश की, पर वो उसे कसकर पकड़े हुए थी। तब उसने पूछा, क्या इरादा है, क्या ऐसे ही चिपकी रहोगी? युनफेई ने उसके चेहरे और उसके 6 पैक एब्स को देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो खुद को रोक नहीं पाई। फिर क्या था, जिंग हान ने उसकी ख्वाहिश पूरी की और उसे चूमने लगा। दोनों इस पल का आनंद ले ही रहे थे और युनफेई भी पूरी तरह समर्पित होने ही वाली थी कि तभी एक कॉल आया और उसने दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। युनफेई ने कॉल उठाया, पर जिंग हान बिल्कुल उसके करीब था, इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया और कॉल काट दी। जिंग हान ने पूछा, ये प्रेसिडेंट चू कौन है? युनफेई ने बात को घुमा दिया क्योंकि उसने डॉक्टर का नंबर प्रेसिडेंट चू के नाम से सेव कर रखा था। जिंग हान ने सवाल किया, अगर तुम्हारे संबंध प्रेसिडेंट चू से इतने अच्छे हैं तो वो हमारी स्थिति में मदद क्यों नहीं करते? युनफेई ने बहाना बनाया, अरे वो चाहता है कि मैं ऐसी ही स्थिति में रहकर उसकी मदद करती रहूं। जिंग हान को उस पर शक हो रहा था। उसने कहा, तुम सोने चली जाओ। युनफेई ने अपने कपड़े ठीक किए और जिंग हान से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ? तब जिंग हान ने कहा, मुझे उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करो, मैं चेक करूंगा। उसने नंबर शेयर कर दिया। जिंग हान ने उस नंबर पर मैसेज किया। उधर से रिप्लाई आया, बोलिए प्रेसिडेंट चू, आप क्या चाहते हैं? क्या आपको स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में जानना है? जिंग हान ने रिप्लाई किया, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। सामने से जवाब आया, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको एक अकाउंट बनाना होगा और उसके बाद उसमें पैसे लगाने होंगे। दूर बैठी युनफेई ये सब देख रही थी। उनका कुत्ता भी वहीं बैठ गया। युनफेई ने जिंग हान का ध्यान भटकाने के लिए कहा, देखो ना, हमारे डॉगी ने सूसू कर दिया है, मुझे इसे बाहर टहलाने ले जाना होगा, वरना ये यहाँ पॉटी भी कर सकता है। फिर वे दोनों उसे घुमाने ले गए और इस तरह जिंग हान का ध्यान फोन से हट गया। तब युनफेई ने जिंग हान को बातों में उलझाते हुए कहा, प्रेसिडेंट चू ने मुझे बहुत कुछ बताया है कि हम किस प्रकार ट्रेडिंग कर सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। वो मन ही मन सोच रही थी, मैं तो बस तुम्हें अपने पास रखना चाहती हूँ। अगर तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई तो तुम बहुत सारे पैसे कमा लोगे और मुझसे दूर चले जाओगे। जिंग हान ने कहा, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि बहुत सारे पैसे कमाऊं ताकि हमारा अपना एक प्यारा सा घर हो। युनफेई ने कहा, ज्यादा मत सोचो, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। तभी उसके पास फिर से डॉक्टर का कॉल आया। जिंग हान को अब शक हो रहा था। युनफेई ने बहाना बनाया, मुझे यहाँ बहुत गर्मी लग रही है, हमें घर चलना चाहिए। लेकिन फोन दोबारा आया। उसने कहा, कोई भी यूं ही कॉल करता रहता है। जिंग हान ने कहा, ऐसे नंबर को तुम्हें ब्लॉक कर देना चाहिए। युनफेई बोली, मैं इसे बाद में कर दूंगी। लेकिन आज युनफेई की किस्मत खराब थी। वो दोबारा कॉल करने लगा। तब जिंग हान ने कहा, तुम फोन उठाकर बात कर लो, तब तक मैं इसे सूसू करा कर आता हूँ। जैसे ही युनफेई ने फोन उठाया, ये डॉक्टर बो यू है। वो शहर आ चुका है और युनफेई के ऑफिस के नीचे खड़ा है। युनफेई के होश उड़ जाते हैं। वो नीचे भागती है। बो यू उसे बताता है, चू फैमिली ने मुझे यहाँ भेजा है ताकि जिंग हान कभी वापस ना आ सके। वो चाहते हैं कि वो यहीं सड़े। युनफेई बो यू से 1 मिलियन युआन मांगती है ताकि वो भाग सके, लेकिन बो यू साफ मना कर देता है और कहता है, जिंग हान को छोड़ो और मेरे साथ आ जाओ। तभी वहाँ जिंग हान आ जाता है। युनफेई बुरी तरह फंस गई है। वो झूठ बोलती है, ये मेरी एलिमेंट्री स्कूल का सीनियर है। जिंग हान को बोयू का चेहरा जाना पहचाना लगता है, लेकिन याद नहीं आता। माहौल तब तनावपूर्ण हो जाता है जब बोयू युनफेई की गरीबी का मजाक उड़ाता है। तुम इस खटारा स्कूटर पर काम पर आती हो। तभी युनफेई का छोटा पपी बोयू के जूतों पर शूशू कर देता है। जिंग हान मुस्कुराते हुए माफी मांगता है, माफ करना, मेरा कुत्ता भी समझदार है, फालतू लोगों को पहचान लेता है। युनफेई मन ही मन पपी को शाबाशी देती है। घर पहुंचकर युनफेई देखती है कि जिंग हान ने उसके लिए एक मिनी कंप्यूटर खरीदा है ताकि वो डिजाइन का काम कर सके। युनफेई इमोशनल हो जाती है। वो जिंग हान को मनाती है, तुम गुस्सा मत हो, वो बस एक क्लासमेट था, तुम मेरे फेवरेट हो। जिंग हान एक बहुत ही गहरा सवाल पूछता है, तुम कहती हो मैं तुम्हारा फेवरेट हूँ, लेकिन तुम्हारी आंखों में मुझे दुख दिखता है, क्या तुम सच में मेरे साथ खुश हो? युनफेई के पास कोई जवाब नहीं है। उसे बहुत गिल्ट महसूस होता है कि वो एक ऐसे इंसान से झूठ बोल रही है जो उसे इतना प्यार करता है। अगले दिन ऑफिस में युनफेई को खुशखबरी मिलती है। उसके क्लाइंट मिस्टर झाओ घर खरीदने के लिए तैयार हो गए हैं। युनफेई का पहला घर बिक गया। कमीशन के 20,000 युआन मिलने वाले हैं, लेकिन विदेश भागने के लिए ये काफी नहीं है। तभी वहाँ वू वेई आ जाता है, वो गुंडा जिसे जिंग हान ने मारा था। वो पूछता है, क्या तुम भी ब्रदर चू से मिलने आई हो? युनफेई हैरान है, ये फिर यहाँ क्या कर रहा है? जिंग हान ने वू वेई को स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने को कहा था और जिंग हान का दाव एकदम सही निकला। वू वेई ने कुछ ही दिनों में 1,50,000 युआन कमा लिए हैं। वो जिंग हान को भगवान मानने लगा है। युनफेई ये सुनकर हैरान है कि जिंग हान की याददाश्त भले ही चली गई हो, लेकिन उसका बिजनेस दिमाग अभी भी शार्प है। घर लौटते वक्त उनकी टैक्सी के सामने एक एक्सीडेंट हो जाता है। ये देखकर जिंग हान को भयानक सिरदर्द होने लगता है। उसके दिमाग में पुराने एक्सीडेंट के फ्लैशबैक आने लगते हैं। तेज रोशनी, ब्रेक की आवाज और दर्द। युनफेई डर जाती है, क्या इसे सब याद आ गया? वो जिंग हान का दर्द नहीं देख पाती और सच बोलने ही वाली होती है। दरअसल वो मैं थी, लेकिन जिंग हान कहता है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, बस सिर फट रहा है। युनफेई राहत की सांस लेती है
और उसे संभालती है। अगले दिन युनफेई को एक और झटका लगता है। जिंगहान की मंगेतर की दोस्त शाओ शेयन उसे मिल जाती है। वो युनफेई को सच बता देती है, तुम्हें पता है कि जिंगहान की मंगेतर है, फिर भी तुम उसके साथ हो, तुम बेशर्म हो। शाओ शेयन उसे एक ऑफर देती है, जिंगहान को छोड़ दो और मैं तुम्हें 5 लाख युआन दूंगी। अगर तुमने मना किया तो मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। युनफेई के पास कोई रास्ता नहीं है, वो डील मान लेती है। वो सोचती है पैसे लेकर भाग जाना ही सही है, वैसे भी मेरा खेल खत्म होने वाला है। युनफेई घर पहुंचती है ये सोचकर कि आज वो जिंगहान को छोड़ देगी, लेकिन जिंगहान उसके लिए खाना बना रहा है। वो युनफेई को अपनी सारी कमाई दे देता है और कहता है, मुझे लगा तुम्हें पैसों की जरूरत है, ये रख लो और मुझे छोड़कर मत जाना। युनफेई का दिल टूट जाता है। एक तरफ 5 लाख युआन और आजादी है, दूसरी तरफ जिंगहान का ये निस्वार्थ प्यार। युनफेई एक अजीब सवाल पूछती है, जिंगहान अगर तुम्हें चुनना हो, मेरा गायब हो जाना या मर जाना, तो तुम क्या चुनोगे? जिंगहान बिना सोचे कहता है, मैं चाहूंगा कि तुम जिंदा रहो, चाहे मेरे साथ न रहो। ये सुनकर युनफेई का इरादा बदल जाता है। वो शाओ शेयन के पैसों को ठुकरा देती है। वो तय करती है कि अब जो भी हो वो जिंगहान के साथ रहेगी। और फिर वो एक बोल्ड डिमांड करती है, क्या तुम वो सूट पहन सकते हो जो हमने बिजनेस ट्रिप पर लिया था? समझदार को इशारा काफी है। रात को जिंगहान युनफेई की चोट पर दवाई लगाता है और पूछता है, शाओ शेयन ने तुम्हें छोड़ने के लिए कितने पैसे दिए थे? युनफेई झूठ बोलती है, कुछ नहीं, बस कुछ 100 युआन। जिंगहान जो अब अमीर हो चुका है, युनफेई को 10,000 युआन पॉकेट मनी ट्रांसफर कर देता है। अगले दिन युनफेई अपनी माँ ओरिजिनल सॉन्ग युनफेई की माँ को फोन करती है। माँ बताती है कि उन्हें बस पेट दर्द है, लेकिन युनफेई को शक होता है। दबाव डालने पर माँ सच बताती है, बेटा मुझे यूरेमिया है, किडनी फेल हो रही है। युनफेई मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर बो यू को भेजती है। बो यू बताता है हालत बहुत गंभीर है, इलाज के लिए कम से कम 2 लाख युआन चाहिए और किडनी ट्रांसप्लांट के लिए और भी ज्यादा। युनफेई के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसे पैसों की सख्त जरूरत है। युनफेई के पास अब एक ही रास्ता है, वापस अपने शहर जाना और माँ का इलाज करवाना। लेकिन वो जिंगहान को सच नहीं बता सकती। वो जिंगहान से झूठ बोलती है, मुझे कंपनी के काम से हुआईचेंग जाना है, वहाँ नया हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। जिंगहान पूछता है, कब तक आओगी? युनफेई कहती है, पता नहीं, शायद कुछ दिन लग जाएं। अंदर ही अंदर युनफेई जानती है कि शायद वो अब कभी वापस नहीं आएगी। ये उसका आखिरी झूठ है। जाने से पहले जिंगहान युनफेई की ढेर सारी फोटो खींचता है ताकि मैं तुम्हें याद कर सकूं। एक फोटो में युनफेई अजीब लग रही है तो वो गुस्सा हो जाती है, डिलीट करो वरना ब्रेकअप कर लूंगी। जिंगहान दुखी हो जाता है, क्या हमारा रिश्ता इतना कमजोर है कि एक फोटो के लिए तुम मुझे छोड़ दोगी? युनफेई को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी मांगती है। ये उनका शायद आखिरी झगड़ा और सुलह है। अगले दिन जिंगहान उसे स्टेशन छोड़ता है। युनफेई विदा लेते वक्त बहुत इमोशनल हो जाती है। जैसे ही युनफेई जाती है, जिंगहान को शक होता है। वो युनफेई की कलीग शाओ शुआंग को कॉल करता है, क्या तुम्हारी कंपनी का हुआईचेंग में कोई प्रोजेक्ट है? शाओ शुआंग कहती है, नहीं, हमारा वहाँ कोई प्रोजेक्ट नहीं है। जिंगहान समझ जाता है कि युनफेई ने झूठ बोला है। वो तुरंत डॉक्टर बो यू को कॉल करता है और पूछता है, उसने तुम्हें किसकी मेडिकल रिपोर्ट भेजी थी? बो यू बताता है, उसने कहा था किसी दोस्त की है, हालत बहुत सीरियस है। युनफेई शहर छोड़कर भाग गई है। वो डॉक्टर बोयू के पास जाता है। बोयू मेडिकल रिपोर्ट देखकर कहता है, ये मरीज सिर्फ 3 महीने और जी सकता है। जिंगहान हैरान है क्योंकि युनफेई तो स्वस्थ थी। बोयू कहता है, ये युनफेई की रिपोर्ट नहीं, किसी और की है। जिंगहान और बोयू मिलकर पता लगाते हैं कि युनफेई 2000 किलोमीटर दूर हियांगचेंग गई है। जिंगहान तुरंत वहां जाने का फैसला करता है। वहां युनफेई अपनी माँ के पास है। माँ सर्जरी करवाने से मना कर रही हैं क्योंकि पैसा बहुत लगेगा। युनफेई झूठ बोलती है, माँ मैंने बहुत पैसे कमाए हैं, सब लीगल है, आप चिंता मत करो। माँ इमोशनल हो जाती है, बेटा ये पैसा तुम अपने भविष्य के लिए रखो। लेकिन युनफेई उन्हें मना लेती है। वो सोचती है जिंगहान से झूठ बोला, लेकिन कम से कम माँ तो बच जाएंगी। तभी वहाँ जिंगहान और बोयू पहुंच जाते हैं। युनफेई के होश उड़ जाते हैं। वो अपना नाम बदलकर यांग कुई हुआ बताती है, लेकिन जिंगहान उसे पहचान लेता है। अब सबसे बड़ी मुसीबत, युनफेई ने जिंगहान से कहा था कि वो अनाथ है। अब माँ को देखकर जिंगहान पूछता है, तुम तो अनाथ थी, ये माँ कहाँ से आई? युनफेई फिर से एक बकवास कहानी बनाती है। मैं बचपन में किडनैप हो गई थी, फिर अनाथालय में रही और अभी हाल ही में माँ से मिली हूँ। हैरानी की बात है कि प्यार में अंधा जिंगहान इस झूठ को भी सच मान लेता है। युनफेई को यकीन नहीं होता कि जिंगहान ने उस पर शक क्यों नहीं किया। वो पूछती है, तुमने मुझसे कोई सवाल क्यों नहीं पूछा? जिंगहान जवाब देता है, सच्चाई से ज्यादा जरूरी ये है कि तुम मेरे सामने हो। अगर मैंने ज्यादा सवाल किए तो शायद तुम फिर से गायब हो जाओगी। युनफेई का दिल पिघल जाता है। उसे महसूस होता है कि जिंगहान उससे कितना गहरा प्यार करता है। वो मन ही मन सोचती है, जब इसकी याददाश्त वापस आएगी और इसे पता चलेगा कि मैंने इसे कितना धोखा दिया है तो ये मुझे छोड़ेगा नहीं। जिंगहान युनफेई की माँ से मिलना चाहता है। युनफेई डरते डरते उसे माँ के पास ले जाती है। माँ पूछती है, ये कौन है? बोयू कहने ही वाला होता है कि कलीग है, लेकिन युनफेई कह देती है, ये मेरा
बॉयफ्रेंड है। माँ खुश हो जाती है और पूछती है, बेटा क्या करते हो? जिंगहान, जो असल में अरबपति CEO है, कहता है, मैं फैक्ट्री में सुपरवाइजर हूँ। माँ और खुश हो जाती है। वाह, सुपरवाइजर, 7-8 हजार तो कमाते ही होंगे। शादी कब कर रहे हो? यूनफेई का चेहरा देखने लायक है। वो सोचती है, काश मैंने कलीग ही बोल दिया होता। अब माँ का इलाज पूरा हो चुका है और वे घर वापस जा रही हैं। जाने से पहले वो कहती हैं, 2 साल बाद शादी के बारे में सोचना। यूनफेई राहत की सांस लेती है कि कम से कम 2 साल की मोहलत मिल गई। लेकिन जिन्हान फिर वही सवाल पूछता है, शादी के लिए कौन सा शहर चुनना है? यूनफेई बहाना बनाकर टाल देती है, क्योंकि उसे पता है कि ये शादी कभी नहीं होने वाली। यूनफेई को पता चलता है कि येनजिंग ग्रुप में चेयरमैन का चुनाव होने वाला है। अगर जिंगहान वहां मौजूद नहीं रहा तो वो अपनी कंपनी और पोजीशन खो देगा। श्याओ शियन उसे फोन करके डील पक्की करती है, अगर तुम जिंगहान को 3 महीने तक दूर रखोगी तो मैं तुम्हें 1 मिलियन युआन दूंगी। लेकिन यूनफेई जानती है कि जिंगहान का चेयरमैन बनना जरूरी है। वो सोचती है, मुझे इसे छोड़ना ही होगा ताकि ये अपनी असली जगह वापस जा सके। शाम को यूनफेई जिंगहान को पिटअप करने के लिए बुलाती है। जिंगहान अपनी पिंक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आता है। तभी एक तेज रफ्तार स्कूटर वाला उसे पीछे से टक्कर मार देता है। जिंगहान गिर जाता है और उसे चोट लगती है। लेकिन इस एक्सीडेंट के बाद जिंगहान का व्यवहार बदल जाता है। जब वो घर आता है तो वो बहुत चुप और ठंडा हो गया है। यूनफेई डर जाती है, क्या इस टक्कर से इसकी याददाश्त वापस आ गई है? वो पूछती है, तुम इतनी देर से क्यों आए? जिंगहान रूखा सा जवाब देता है, फैक्ट्री में काम था। अगले दिन ऑफिस में जिंगहान अपने बॉस मिस्टर ही से सलाह लेता है। मिस्टर ही एक लव गुरु की तरह समझाते हैं, रिश्ते में सिर्फ चेहरा काम नहीं आता, एक दूसरे की जरूरत पूरी करना जरूरी है, जैसे सुरक्षा और साथ। जिंगहान पूछता है, मेरा एक दोस्त है, उसकी याददाश्त चली गई थी और अब उसे लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उससे कुछ छुपा रही है। बॉस समझ जाते हैं कि ये दोस्त कोई और नहीं बल्कि खुद जिंगहान है। यूनफेई डॉक्टर बोयू से पूछती है, अगर याददाश्त वापस आ जाए तो क्या इंसान का स्वभाव बदल जाता है और क्या वो अमनेशिया के दौरान हुई बातें भूल जाता है? डॉक्टर कहता है, स्वभाव नहीं बदलता, लेकिन वो पुरानी बातें याद कर सकता है। जिंगहान का बदला हुआ रूप यूनफेई को डरा रहा है। उसे लग रहा है कि जिंगहान अब गरीब प्रेमी नहीं बल्कि वही खतरनाक और पावरफुल CEO बन चुका है। यूनफेई को चिंता होती है, इसलिए वो रात के 3 बजे तक जिंगहान के ऑफिस के बाहर उसका इंतजार करती है और वहीं सो जाती है। सुबह 5 बजे जब जिंगहान बाहर आता है तो यूनफेई को देखकर हैरान रह जाता है। वो प्यार से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यूनफेई बहाना बनाती है, बस बोर हो रही थी। जिंगहान को एहसास होता है कि यूनफेई उससे सच में प्यार करती है। उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। घर लौटते हुए जिंगहान एक बड़ा सवाल पूछता है, क्या तुम्हें ये जिंदगी थका देने वाली लगती है? यूनफेई कहती है, बिल्कुल नहीं। जिंगहान जोश में आकर कहता है, चलो कार और घर खरीदते हैं और शादी कर लेते हैं, अभी के अभी। यूनफेई घबरा जाती है, इतनी जल्दी? हमारे पास पैसे नहीं हैं। जिंगहान इमोशनल होकर कहता है, क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती? क्या तुम किसी और यानी बेहतर इंसान का इंतजार कर रही हो? यूनफेई को मजबूरन हाँ कहना पड़ता है। ठीक है, न्यू ईयर के बाद शादी कर लेंगे। जिंगहान जाते जाते एक अजीब पहेली पूछता है, क्या तुम लाल मूली और सफेद मूली में फर्क कर सकती हो? यूनफेई कहती है, हाँ, कोई भी कर सकता है। जिंगहान उदास होकर कहता है, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर फर्क नहीं देख पा रहा, यानी दोष और प्यार में फर्क। यूनफेई कंफ्यूज हो जाती है कि इसका क्या मतलब है। क्या जिंगहान जान गया है कि वो गिल्ट में है, प्यार में नहीं? ऑफिस पहुंचते ही बॉस जिंगहान को एक बड़े क्लाइंट मिस्टर वेई से मिलवाते हैं। मिस्टर वेई असल में जिंगहान के पुराने साथी हैं। वे जिंगहान को पहचान लेते हैं। प्रेसिडेंट चू, हम आपको कब से ढूंढ रहे हैं। जिंगहान अभी भी नाटक कर रहा है या सच में याददाश्त खो चुका है, ये साफ नहीं है। वो कहता है, अगर तुम चाहते हो मैं तुम पर भरोसा करूं तो मुझे 1 मिलियन युआन दो। मिस्टर वेई हैरान रह जाते हैं, अरबपति चू अब 1 मिलियन मांग रहे हैं? लेकिन वे डरते डरते पैसे दे देते हैं। जिंगहान पैसे लेकर खुश हो जाता है। जिंगहान तुरंत यूनफेई के पास जाता है और कहता है, चलो घर खरीदते हैं। वो एक घर के मालिक को 9 लाख युआन यानी कि घर की असली कीमत से 10,000 ज्यादा देकर डील फाइनल कर देता है। यूनफेई मना करती है, ये बहुत महंगा है, लेकिन जिंगहान नहीं सुनता। वो कहता है, चलो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवाते हैं, अपना ID लाओ। यूनफेई पूछती है, मेरा ID क्यों? क्या जिंगहान घर यूनफेई के नाम पर खरीदने वाला है या ये उसे फंसाने का कोई नया प्लान है? जिंगहान ने घर खरीदने का फैसला किया था। वो घर को यूनफेई के नाम पर ट्रांसफर कर देता है।
और कहता है ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। फिर वो युनफेई को सिविल अफेयर्स ब्यूरो ले जाता है शादी के लिए, लेकिन किस्मत से वो बंद होता है। युनफेई राहत की सांस लेती है। तभी उन्हें महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। पीछा करने वाला कोई और नहीं बल्कि जिंगहान का असली डॉक्टर बो यान है। वो जिंगहान को याददाश्त वापस लाने की कोशिश कर रहा है। अचानक जिंगहान को तेज सिरदर्द होता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। उसका एक सबऑर्डिनेट उसे बताता है, प्रेसिडेंट चू, आप 6 महीने से गायब हैं। आपकी मंगेतर भी गायब है। ये सुनते ही जिंगहान को एक झटका लगता है और उसकी याददाश्त पूरी तरह वापस आ जाती है। उसे याद आता है कि युनफेई ने उसे कैसे बेवकूफ बनाया था। जिंगहान को अब सब याद आ चुका है। उसे पता चल गया है कि युनफेई ने उसे अनाथ बताकर और फैक्ट्री वर्कर बनाकर रखा था। वो गुस्से में कहता है, औरतें झूठी होती हैं, युनफेई ने मुझे फंसाया था। वो तुरंत हाइशी वापस जाने का फैसला करता है। वो अपने सबऑर्डिनेट से कहता है, युनफेई और डॉक्टर बोयू की जांच करो, जिसने भी ये किया है उसे छोड़ूंगा नहीं। जिंगहान अचानक गायब हो जाता है। युनफेई परेशान होकर उसके ऑफिस जाती है और बॉस मिस्टर ही से पूछती है। बॉस, जिन्हें जिंगहान ने शायद मना किया है, झूठ बोलते हैं। वो सिल्वर सिटी गया है बिजनेस ट्रिप पर। युनफेई को शक होता है क्योंकि जिंगहान ने उसे बताया था कि उसे कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन बॉस कहते हैं उसने मुझे बताया था कि उसकी याददाश्त चली गई थी। युनफेई अकेली पड़ गई है। वो सोचती है, जिंगहान चला गया, अब मैं फिर से अकेली हूँ। जिंगहान अपने असली घर पहुँचता है। वो अपने माता पिता से झूठ बोलता है कि वो विदेश में था, लेकिन उसका छोटा भाई छू शिवये, जो चेयरमैन की कुर्सी हथियाना चाहता है, उसे पकड़ लेता है। शिवये धमकी देता है, मुझे पता है तुम विदेश में नहीं बल्कि क्विंगचेंग में थे। अगर मैंने माता पिता को सच बता दिया कि तुम क्या छुपा रहे हो तो वो तुम्हें माफ नहीं करेंगे। जिंगहान समझ जाता है कि उसके भाई का भी इस साजिश में हाथ हो सकता है। डॉक्टर बोयू युनफेई को बताता है जिंगहान के साथ साथ उसका असिस्टेंट वे के भी गायब है। कुछ तो गड़बड़ है। युनफेई डर जाती है। उसे लगता है कि जिंगहान शायद उसे छोड़कर चला गया है क्योंकि उसकी याददाश्त वापस आ गई है। बोयू कहता है, भूल जाओ उसे, वो अब तुम्हें नहीं पहचानेगा। लेकिन युनफेई कहती है, भले ही वो मुझसे नफरत करे, लेकिन मुझे उसे एक बार सच बताना होगा। दूसरी तरफ जिंगहान अपने असिस्टेंट वे के से युनफेई के बारे में पता करवाता है। वे के बताता है, युनफेई ने बोयू को भी रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उसे लगता था कि बोयू गरीब है। युनफेई पैसों की लालची है। जिंगहान गुस्सा हो जाता है, बेवकूफ हो तुम, युनफेई ऐसी नहीं है। असिस्टेंट हैरान है कि प्रेसिडेंट चू उस धोखेबाज लड़की की तरफदारी क्यों कर रहे हैं। जिंगहान की असली मंगेतर मिस शेन उससे मिलने आती है। वो युनफेई के बारे में पूछती है। जिंगहान अजीब बातें करता है, मुझे चेयरमैन की कुर्सी नहीं चाहिए, मैं वो सब छोड़ सकता हूँ। मंगेतर हैरान रह जाती है, ये जिंगहान नहीं लगता, ये तो कोई और है। डॉक्टर बताता है कि जिंगहान को स्प्लिट पर्सनैलिटी जैसा कुछ हो रहा है। कभी वो प्रेसिडेंट चू बन जाता है और कभी पुराना जिंगहान। उसके दिमाग के 2 हिस्से आपस में लड़ रहे हैं। युनफेई जिंगहान का इंतजार कर रही है। उसे लगता है कि जिंगहान 12:30 वाली फ्लाइट से वापस आएगा। तभी टीवी पर खबर आती है, यिनचुरान से क्विंगचेंग आने वाली फ्लाइट YC2026 क्रैश हो गई है। युनफेई के होश उड़ जाते हैं। वो पागलों की तरह एयरपोर्ट भागती है। वो रोते हुए कहती है, मेरी वजह से ये सब हुआ, मैंने उसे रोका, मैंने झूठ बोला, मैं बहुत लालची थी। युनफेई टूट चुकी है। उसे लगता है कि जिंगहान मर चुका है, लेकिन ट्विस्ट देखिए, जिंगहान उस फ्लाइट में था ही नहीं। वो सुरक्षित वापस आ जाता है। शायद वो युनफेई की जांच करने आया है। युनफेई उसे देखकर यकीन नहीं कर पाती। वो तुरंत अपने सारे झूठ उगल देती है। जिंगहान, सच सुनो, मैं गरीब नहीं हूँ, मैं अमीर हूँ। नहीं, उल्टा, तुम फैक्ट्री वर्कर नहीं हो, तुम एंजिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट हो। जिंगहान हैरान नहीं है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पता है। क्या जिंगहान नाटक कर रहा है या उसे अपनी याददाश्त वापस मिल गई है और अब वो युनफेई के प्यार की परीक्षा ले रहा है। जब जिंगहान वापस आता है तो युनफेई इमोशनल होकर उसे सब सच बता देती है। जिंगहान, सच सुनो, मैं झूठ बोल रही थी, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैंने ही तुम्हें कार से टक्कर मारी थी, मैंने ही तुम्हें क्विंगचेंग लाया था। युनफेई डर रही है। उसे लगता है कि अब जिंगहान उसे जेल भेजेगा या समुद्र में फेंक देगा, समुद्र में दफना देगा। जिंगहान शांत खड़ा सुनता है। युनफेई पूछती है, बताओ तुम मुझसे कैसे बदला लोगे, सीधे सीधे बोलो। जिंगहान मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। युनफेई हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये बदला है या प्यार। जिंगहान उसे गले लगा लेता है। क्या ये जिंगहान का कोई नया खेल है? जिंगहान पूछता है, तुमने कहा था कि अगर मेरे पास कार, घर और सेविंग्स होंगी तो तुम मुझसे शादी करोगी, क्या ये भी झूठ था? युनफेई कहती है, नहीं, वो सच था। जिंगहान तुरंत एक्शन में आता है। वो कहता है, घर और कार मैं खरीद लूंगा, ये लो डिपॉजिट। वो युनफेई को ढेर सारे पैसे ट्रांसफर कर देता है। युनफेई रोकती है, बस करो, लेकिन जिंगहान जिद पर अड़ा है।
चलो शादी कर लेते हैं अभी के अभी। डॉक्टर बोयू दूर से सब देख रहा है। उसे पता है कि जिंगहान की याददाश्त पूरी तरह वापस आ चुकी है। वो सोचता है ये आदमी प्यार में नहीं है, ये युनफेई को अपने जाल में फंसा रहा है ताकि उसे बर्बाद कर सके। जिंगहान का ये जल्दी शादी वाला फैसला युनफेई को खतरे में डाल सकता है। दोस्तों, जिंगहान ने युनफेई के गुनाह माफ कर दिए हैं। वो उसे शादी के लिए फोर्स कर रहा है। अगर आपको ये रोमांटिक सस्पेंस पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।